अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू ग्रामर के हवाले से इंतहाई अहम मारूजी सवालात के जवाबात तफसील और वजाहत के साथ जानने की कोशिश करेंगे। ये इंतहाई अहम सवालात हैं क्योंकि ये सवालात PPSC और FPSC के जॉब टेस्ट में किसी न किसी तौर पर ज़रूर शामिल होते हैं और इसके अलावा स्कूल और कॉलेज के तमाम तलबा और तालिबात के लिए भी मारूजी के ग्रामर के ये सवालात इंतहाई अहम हैं क्योंकि स्कूल और कॉलेज के तमाम इम्तहानात में ये सवालात किसी न किसी हवाले से ज़रूर शामिल होते हैं। इसके अलावा एक बहुत मशहूर शेर है, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इस शेर की बहर क्योंकि वही है जिसको अल्लामा इकबाल ने अपने बहुत से अशार में इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इस शेर में उकाब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अल्लामा इकबाल ने उकाब और शाहीन का लफ्ज़ अपनी बहुत सी शायरी में बहुत से अशार में इस्तेमाल किया है। तो इसी गलत फहमी की बिना पर लोगों ने इस शेर को भी अल्लामा इकबाल के साथ मंसूब कर दिया है, जबकि ये शेर अल्लामा इकबाल का नहीं है और इस शेर के खालिक का नाम कोई और है। तो आज हम इस शेर के असल खालिक के बारे में भी जानेंगे कि ये शेर किस शायर का है, वो कहाँ पर पैदा हुए और ये किस गज़ल का शेर है और किस मजमुआ कलाम में शामिल है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको एक बार ज़रूर लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा ग्रामर का पहला सवाल है कि दर्ज झैल अल्फाज में से दुरुस्त लफ्ज़ कौन सा है, यानी कौन सा लफ्ज़ है जिसका इमला दुरुस्त है। लफ्ज़ है चौधरी। तो चार ऑप्शन हैं। पहला जो लफ्ज़ है इसमें हे जो है वो छोटी है या हाय मुख्तफ़ी यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, जबकि दूसरी जगह पर छोटी है के साथ साथ दो चश्मी है का भी इस्तेमाल किया गया है। और तीसरे नंबर पर जो लफ्ज़ चौधरी है इसमें दाल के साथ दो चश्मी है का इस्तेमाल हुआ है, जबकि चौथे नंबर पर जो लफ्ज़ है इसमें है का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो दुरुस्त लफ्ज़ है, लफ्ज़ चौधरी जो दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 3। ये इंतहाई अहम लफ्ज़ है और ये अक्सर किसी ना किसी PPSC या FPSC के किसी ना किसी टेस्ट में ये ज़रूर शामिल होता है। ये इंतहाई अहम लफ्ज़ है, इसलिए इसके इमला को आप याद रखें। इसका जो दुरुस्त इमला है वो ये है, दाल के साथ दो चश्मी है, दाल है द चौधरी। तो ये इसका दुरुस्त लफ्ज़ है। दूसरा सवाल है, दर्ज झैल में से इसमें फ़ाइल कौन सा है, यानी ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ग्रामर के लिहाज से इसमें फ़ाइल कौन सा है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें फ़ाइल क्या होता है। ऐसा लफ्ज़ जो फ़ाइल को ज़ाहिर करे उसको इसमें फ़ाइल कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो काम करने वाले यानी फ़ाइल को ज़ाहिर करता है उसको इसमें फ़ाइल कहा जाता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है कातिल, यानी कत्ल करने वाला। दूसरा है पढ़ने वाला, यानी जो पढ़ाई करता है, पढ़ता है, ये भी फ़ाइल को ज़ाहिर करता है, काम करने वाले को ज़ाहिर कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है मुसाफिर, यानी सफ़र करने वाला। तो ये जो लफ्ज़ है ये भी फ़ाइल को ज़ाहिर करता है। कातिल कत्ल करने वाला यानी फ़ाइल काम करने वाला, पढ़ने वाला यानी जो पढ़ाई करता है ये भी फ़ाइल को ज़ाहिर करता है, और मुसाफिर जो है ये भी ऐसी शख्सियत की तरफ इशारा करता है जो कि सफ़र में है और ये भी फ़ाइल को ज़ाहिर करता है। तो इस तरह से ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि फ़ाइल को ज़ाहिर करते हैं, काम करने वाले को ज़ाहिर करते हैं। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन दुरुस्त हैं। तो इसका जो यहाँ पर दुरुस्त जवाब है वो है तमाम दुरुस्त हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है,
लफ्ज की कितनी अकसाम हैं? 4 ऑप्शन हैं, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि लफ्ज़ क्या होता है। हमारे मुंह से या हमारी ज़बान से जितनी भी आवाज़ें निकलती हैं वो बेमानी भी होती हैं और बामानी भी होती हैं, और उनको हम अल्फाज कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अल्फाज जो हैं वो बेमानी भी होते हैं और बामानी भी होते हैं। तो इस तरह अल्फाज की यानी लफ्ज़ की 2 किस्में बनती हैं, बेमानी लफ्ज़ और बामानी लफ्ज़। जो बेमानी लफ्ज़ होता है उसको कहते हैं मुहमल, और जो बामानी लफ्ज़ होता है उसको कहते हैं कलमा। तो इस तरह लफ्ज़ की 2 अक़साम हैं, कलमा यानी बामानी लफ्ज़ और मुहमल यानी बेमानी लफ्ज़। तो दुरुस्त जवाब है कलमा की लफ्ज़ की 2 अक़साम हैं। पहला ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। लफ्ज़ की 2 अक़साम होती हैं, नंबर 1 कलमा और नंबर 2 मुहमल। ये 2 अक़साम हैं। सवाल नंबर 4 है, कलमा की कितनी अक़साम हैं? 2, 3, 4 या 5? ऊपर हमने पढ़ा है कि लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, कलमा और मुहमल। कलमा बामानी लफ्ज़ को कहते हैं और मुहमल बेमानी लफ्ज़ को कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कलमा की कितनी अक़साम हैं। कलमा क्या है? बामानी लफ्ज़। तो जो बामानी लफ्ज़ होता है जिसको हम कलमा कहते हैं उसकी कितनी अक़साम हैं? तो कलमा की यानी बामानी लफ्ज़ की 3 अक़साम होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका दुरुस्त जवाब है कि कलमा की 3 अक़साम हैं, और वो हैं इसम, फेल और हर्फ। कलमा की ये 3 अक़साम हैं, इसम, फेल और हर्फ। तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 3 अक़साम। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, दर्ज-ए-हल में से इसम ज़र्फ़े ज़मा की मिसाल कौन सी है? तो इसके जवाब के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें ज़र्फ़ क्या होता है। ज़र्फ़ के मानी हैं गुंजाइश, वुसअत या बर्दाश्त, यानी इसमें वुसअत और गुंजाइश के मानी पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो इसमें ज़र्फ़ है उसमें वक्त या ज़माने के मानी भी पाए जाते हैं और मुकाम या जगह के मानी भी पाए जाते हैं, क्योंकि ज़र्फ़ के मानी हैं वुसअत या गुंजाइश। तो इस तरह इसम ज़र्फ़ की 2 अक़साम हैं, इसम ज़र्फ़े ज़मा और इसम ज़र्फ़े मुकाम। इसम ज़र्फ़े ज़मा वो होता है जिसमें ज़माने या वक्त के मानी पाए जाएं, और इसम ज़र्फ़े मुकाम वो इसम होता है जिसमें मुकाम या जगह के मानी पाए जाएं। तो इस तरह से इसम ज़र्फ़े ज़मा की जब हम मिसाल देखेंगे तो इसम ज़र्फ़े ज़मा का मतलब है वो इसम जिसमें ज़माना या वक्त के मानी पाए जाएं। तो इसकी मिसालें हो सकती हैं सुबह, शाम, दोपहर, रात, मिनट, सेकंड, साल, महीना, दोपहर। तो ये जो सारे अल्फाज हैं ये वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करते हैं। तो इसलिए इसम ज़र्फ़े ज़मा की मिसालें जो हैं वो ऐसी होंगी जो वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करेंगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, सुबह और शाम। दूसरा ऑप्शन है डाखाना और मस्जिद। तीसरा है दिन और रात। और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों दुरुस्त हैं। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो पहला जो ऑप्शन है सुबह और शाम, क्योंकि ये वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करते हैं इसलिए ये ऑप्शन जो है ये इसम ज़र्फ़े ज़मा की मिसाल है। इसी तरह जो दूसरा है डाखाना और मस्जिद, डाखाना क्योंकि मुकाम या जगह को ज़ाहिर करता है, इसी तरह मस्जिद जो है ये भी मुकाम या जगह को ज़ाहिर करते हैं, इसलिए ये मिसाल जो है ये ज़र्फ़े ज़मा की मिसाल नहीं है बल्कि ये ज़र्फ़े मुकाम की मिसाल है। तो इसलिए ये जवाब नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है दिन और रात, ये भी वक्त और ज़माने को ज़ाहिर करते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये भी दुरुस्त है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो हैं
ये इसम ज़र्फ़ ज़मा की मिसालें हैं। तो इसका जो यहाँ पर जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है सवाल नंबर 6, उर्दू ज़ुबान के हरूफ इल्लत की तादाद कितनी है? हरूफ इल्लत क्या होते हैं? हर ज़ुबान के जो हरूफ तहज्जी होते हैं, जिनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, हर ज़बान के अल्फ़ाबेट्स की तादाद मुख्तलिफ होती है जिनसे उस ज़बान के अल्फाज और जुमले बनते हैं। जिस तरह अंग्रेज़ी ज़बान के हरूफ इल्लत, जिनको अंग्रेज़ी में वॉल्स कहा जाता है, अंग्रेज़ी ज़बान के वॉल्स या हरूफ इल्लत की तादाद 5 है। इसी तरह उर्दू ज़बान के भी कुछ हरूफ इल्लत या वॉल्स हैं। उर्दू ज़बान के हरूफ इल्लत की तादाद 3 है और वो हैं अलिफ, वाओ और ये। उर्दू ज़ुबान में जो हरूफ इल्लत हैं वो 3 हैं, अलिफ, वाओ और ये 3 उर्दू ज़ुबान के हरूफ इल्लत हैं। तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 3। सवाल नंबर 7 है, उर्दू ज़ुबान के हरूफ तहज्जी में शामिल मनकूत हरूफ की तादाद कितनी है? मनकूत हरूफ ऐसे हरूफ होते हैं जिनके ऊपर नुक्ते होते हैं। नुक्तों वाले हरूफ को मनकूत हरूफ कहा जाता है। उर्दू ज़ुबान के जितने भी हरूफ तहज्जी हैं उनमें कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर नुक्ते मौजूद हैं, ऊपर या नीचे जिनके साथ नुक्ते हैं, और कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके साथ नुक्ते नहीं हैं। तो नुक्तों वाले हरूफ को मनकूत हरूफ कहा जाता है और जिन हरूफ के साथ नुक्ते नहीं हैं उनको गैर मनकूत हरूफ कहा जाता है। तो इस तरह जो उर्दू हरूफ तहज्जी में मनकूत हरूफ की तादाद है वो है 17। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये दुरुस्त है। उर्दू के मनकूत हरूफ की तादाद 17 है। सवाल नंबर 8 है, उर्दू के गैर मनकूत हरूफ की तादाद कितनी है? गैर मनकूत हरूफ वो होते हैं जिनके साथ नुक्ते नहीं होते। तो उर्दू के गैर मनकूत हरूफ की तादाद 20 है। यहाँ पर ऑप्शन है 16, 18, 20 और 22। तो दुरुस्त जवाब है 20। उर्दू के गैर मनकूत हरूफ की तादाद 20 है। सवाल नंबर 9 है, इस्म हासिल मस्दर की दुरुस्त फहरिस्त कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। पहला है आहट और सजावट, दूसरा ऑप्शन है थकन और पढ़ाई, तीसरा ऑप्शन है दबाव और झुकाव, और चौथा ऑप्शन है ये तमाम, यानी 1, 2 और 3 ये तमाम दुरुस्त हैं। इसका जवाब देखने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इस्म हासिल मस्दर क्या होता है। इस्म हासिल मस्दर जो है ये इस्म मुश्तक होता है और ये मस्दर से बनता है। इस्म हासिल मस्दर जो है ये मस्दर से बनता है और इसमें मस्दर के मानी पाए जाते हैं। ये मस्दर से बनता है और इसमें मस्दर के मानी पाए जाते हैं, यानी ये मस्दर की किसी कैफियत या हालत को ज़ाहिर करता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है आहट और सजावट। लफ्ज़ आहट जो है ये मस्दर आना से बना है, आना से आहट, और सजावट जो है ये मस्दर सजाना से बना है, सजाना से सजावट। तो ये जो दोनों लफ्ज़ हैं ये मस्दर से बने हैं और मस्दर की किसी कैफियत या हालत को ज़ाहिर करते हैं। आना से आहट यानी कदमों की आवाज़, और सजाना मस्दर है, सजाना मस्दर से सजावट यानी खूबसूरती, आराइश व ज़ेबाइश। तो ये मस्दर से बने हैं, इस्म मुश्तक हैं और ये मस्दर की किसी हालत या कैफियत को ज़ाहिर करते हैं। तो इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर 1 है आहट और सजावट, ये इस्म हासिल मस्दर की मिसालें हैं। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है थकन और पढ़ाई। थकना मस्दर से थकन बना, तो ये मस्दर थकना की कैफियत या हालत को ज़ाहिर करता है। इसी तरह पढ़ना मस्दर से पढ़ाई, तो ये जो लफ्ज़ पढ़ाई है ये भी पढ़ना मस्दर से बना है और पढ़ने की हालत को या कैफियत को ज़ाहिर करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है
ये भी दुरुस्त है और ये भी हासिल मस्दर हैं। इसी तरह ऑप्शन नंबर 3 है दबाओ। दबना से या दबाना से दबाओ और झुकना या झुकाना से झुकाओ, तो ये भी मस्दर से बने हैं और मस्दर की किसी कैफियत या हालत को ज़ाहिर करते हैं, तो ये भी हासिल मस्दर की मिसालें हैं। तो इस तरह अगर हम गौर करें तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये इस्म हासिल मस्दर की ही मिसालें हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये दुरुस्त है। उसके बाद है आज का हमारा जो एक इंतहाई मशहूर शेर है, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए ओकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये जो शेर है ये अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है, बल्कि ये शेर जो है ये है सैयद सादिक हुसैन शाह। ये जो शेर है, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए ए ओकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये शेर सैयद सादिक हुसैन शाह का है, जो कि सियालकोट के एक कस्बे जफरवाल के रहने वाले थे। ये उस वक्त एक जफरवाल जो था ये सियालकोट का एक कस्बा था, लेकिन बाद में जब नारोवाल को ज़िला का दर्जा दिया गया तो जफरवाल उसकी तहसील बनी। तो सैयद सादिक हुसैन शाह जो थे ये जफरवाल में पैदा हुए और ये एक वकील थे और तहरीक आज़ादी के एक सरगर्म रुकन थे। ये जो शेर है ये सैयद सादिक हुसैन शाह का है, जो कि उनकी एक गज़ल में शामिल है और उनकी ये पूरी की पूरी जो गज़ल है उनके एक मजमुआ कलाम बरगे सब्ज़ में शामिल है। बरगे सब्ज़ के पहले सफ़े पर, यानी ये जो मजमुआ कलाम है उनका बरगे सब्ज़, उसके पहले सफ़े पर उन्होंने यानी सैयद सादिक हुसैन शाह ने इस शेर का हवाला देकर इस किताब का इंतसाब भी उन लोगों के नाम किया है जिन्होंने गलत फहमी की बिना पर उनके इस शेर को हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल के नाम के साथ मंसूब कर दिया है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम।